तो रेडिएशन इस पर्टिकुलर सेक्शन पर हम लोग बात कर रहे थे, या कह लीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। और प्रीवियस के सभी लेक्चर्स में हमने हीट रेडिएशंस या कह लीजिए थर्मल रेडिएशंस पर कुछ अच्छा खासा डिस्कशन किया। और जो लास्ट लेक्चर था, इन दैट हमने किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन इस पर डिस्कशन किया। बड़े ही सिंपल तरीके से अगर हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो हम बस इन वन लाइन ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू ई। जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही इमिसिविटी होगी, जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा एग्जैक्टली उतना ही रेट ऑफ इमिशन होगा। बट दिस इज गोइंग टू हैपन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड यू मे से एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर नहीं है तो फिर ये ओबे नहीं करेगा। ठीक है ना। सो हम इसके आगे मेंशन कर देते हैं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, चाहे बॉडी या सराउंडिंग की बात करें, या बॉडी की बात करें, सराउंडिंग की बात करें, जैसे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अब बच्चों हमको एक बिल्कुल सिंपल सा एस्पेक्ट इसमें ये समझ आता है कि कोई भी एक टाइप का सब्सटेंस अगर हमारे पास है, जस्ट इमेजिन करें, और इस पर हमने मल्टीपल तरीके के वेवलेंथ्स को इंसिडेंट कराया। जस्ट लाइक टू रिप्रेजेंट मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। अलग अलग तरीके के वेवलेंथ्स को हमने इस पे इंसिडेंट कराया। अगर ये कोई एक ऑर्डिनरी सब्सटेंस है और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेंटेन है, तो क्या होगा कि ये इन सभी वेवलेंथ्स में से किसी या कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को फेवर करेगा फॉर इट्स एब्सॉर्प्शन। करेक्ट है। यस। बेस्ड ऑन के उसका मटेरियल कैसा है, बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट के उसको कितने टेम्परेचर पे रखा गया है। अगर ये ऑर्डिनरी सब्सटेंस है तो ये इसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ को हो सकता है ये रिफ्लेक्ट कर दे, या कुछ को हो सकता है कि ये अपने अंदर से ट्रांसमिट होने दे। ठीक है, अगर ये डायाथर्मेनस है तो ट्रांसमिट भी हो जाएगा। बहरहाल समझ में ये आया कि जब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है तो वो कुछ एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वहां पे हो सकता है बेस्ड ऑन द मटेरियल इटसेल्फ एंड द टेम्परेचर। बट सपोज ये जो बॉडी हम ये यूज कर रहे हैं, अगर ये ऑर्डिनरी बॉडी है, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी बॉडी, अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो आंसर सिंपल है, जितने भी वेवलेंस हमने हीट के रेडिएशंस के इस पे इंसिडेंट कराए हैं, तो वो सारे के सारे ये एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो। दैट इज व्हाट वी से कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, जो भी हीट आ रही है वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या आपको ये बात समझ आई? यस। अब क्वेश्चन का दूसरा पहलू ये है, या उसका दूसरा साइड ये है, कि जब इस बॉडी को, चाहे ब्लैक बॉडी हो या ऑर्डिनरी बॉडी हो, अगर हम हाइयर टेम्परेचर पर ले जाएं, इसका टेम्परेचर एकदम ज्यादा बढ़ा दें, इसने बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर हम इसको नॉर्मल रूम के एनवायरनमेंट में रखते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ये रूम टेम्परेचर है और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसी जगह पे रखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इस बॉडी में ज्यादातर इमिशन होंगे। द रेट ऑफ इमिशन विल बी वेरी फास्ट। करेक्ट है। यस। हाँ, अब मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करना, बिकॉज मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये पिछले लेक्चर का ही रिवीजन कर रहा हूँ। इस बात को मुझे आंसर करें आप, कि इफ अ बॉडी प्रेफर्स टू एब्जॉर्ब ग्रीन कलर while it is absorbing, then while emitting, which color will be preferably emitted? ग्रीन। Green. ग्रीन। बस जो, यस वेरी गुड, बिकॉज जो वो एब्जॉर्ब करने में प्रेफरेंस कर रहे हैं बॉडी, इमिट करने में भी उसी कलर को, उसी वेवलेंथ को वो प्रेफरेंस देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने ब्लैक बॉडी ली तो ब्लैक बॉडी ने तो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ब्लैक बॉडी क्या इमिट करेगी? सब। तो आंसर है सब कुछ। जितना भी वो एब्जॉर्ब कर पाती है एग्जैक्टली उतना ही वो सारा सारा इमिट कर लेगी। अब दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है लूमर और एक का नाम है प्रिंगशिम। ठीक है, लूमर और प्रिंगशिम। इन्होंने क्या किया
कि ब्लैक बॉडी के इमिशन पर कंडीशंस को समझने की कोशिश की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जहां तक हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग। बट व्हाट अबाउट द इमिशन क्राइटेरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी किस तरीके से इमिट करेगी। सो इन्होंने इस चीज को अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग तरीके की ब्लैक बॉडीज लेते हुए, अलग अलग साइज और शेप यू में से, अलग अलग सरफेस कंडीशंस ऑफ द ब्लैक बॉडी को लेते हुए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, जस्ट टू फिगर आउट कि ब्लैक बॉडी के इमिशन का क्या स्पेक्ट्रम बनता है, ब्लैक बॉडी की इमिशन कैसे होती है, किस तरीके से वो इमिट करेगा, इमिशन में क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, और उसके उस स्पेक्ट्रम में से जो वो इमिट कर रहा है हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यकीन माने ये हीट और थर्मल रेडिएशंस को लेकर के सबसे बड़ी डिस्कवरी है, मैं ऐसे समझता हूं ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इसी डिस्कशन को आगे कैरी करके हम कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मुलीज बनाते हैं जिससे हम सेलेस्टियल बॉडीज के टेम्परेचर तक पता कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आज की डेट में हम ये जानते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना है, इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि सन के आउटर स्फीयर का टेम्परेचर कितना है और उसके कोर का टेम्परेचर कितना है। अब आप अंदाजा लगाइए, हम सूरज का टेम्परेचर जानते हैं टू इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, हालांकि हम वहां कभी गए नहीं और हम ना ही कभी जा सकते हैं, और कोई थर्मोमीटर तो हमने ऐसे होल्ड नहीं किया होगा सन के अंदर डाल के भाई कि कितना टेम्परेचर। तो ये जो स्पेक्ट्रम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्पेक्ट्रम से कुछ ऐसे लॉज हम ड्राइव करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस और ऐसे फॉर्मुलीज को हम ऑब्टेन करते हैं जिससे हम सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो बॉडीज यहाँ हमें स्पेस में नजर आती हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, सन हो, कोई गैलेक्सी हो, या कोई डिस्टेंट का स्टार हो, कुछ भी, उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है, उसके कोर का टेम्परेचर कितना है, उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, हम ये सारी बातें पता कर सकते हैं। इवन हम बिना टच करे, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पर भी बिना टच करे, एक जगह से दूसरी जगह दूर अगर कोई बॉडी हमारे से रखी हुई है तो हम उसका भी टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ कुछ वेवलेंस को रिसीव करके। और ये सारा हमें उस वक्त समझ में आएगा जब हम ब्लैक बॉडी के इमिशन स्पेक्ट्रा को, उसकी इमिशन क्राइटेरिया को ठीक तरीके से समझ पाए। सो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कैसे होगा। इन शॉर्ट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी में से जब इमिशंस होंगे तो उनकी वेवलेंस कैसी होंगी, वो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालने वाले हैं। बात समझ आई आपको? Yes. तो टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने आपको नाम बताए दो, एक लूमर और एक प्रिंगशिम, इन्होंने एक प्लॉट बनाया, एक ग्राफ बनाया, अपने रिजल्ट्स को समझाते हुए एक ग्राफ इन्होंने बनाया। लेट मी पुट दैट ग्राफ समथिंग लाइक दिस, जिसके एक एक्सिस पर तो इन्होंने लिया वेवलेंथ, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पर इन्होंने लिया इमिसिव पावर, या आप कह सकते हो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोल सकते हो, या ई ऐसे भी बोल सकते हो। कभी कभी यहाँ पे लैम्बडा लिखा होता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी बता रहा होगा फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो अगर हम नहीं भी लिखे लैम्बडा तो कोई खास टेंशन नहीं है, बेसिकली हम यहाँ पर इमिसिव पावर को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं, या ऐसे समझिए कि यहाँ पर हम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं। बात समझ आई? Yes. ओके, अब बहुत ध्यान से सुने बेटा, जब हम ब्लैक बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे ये बताइए कि ब्लैक बॉडी के इमिशन में कौन कौन सी वेवलेंथ आ सकती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द पॉसिबल हीट रेडिएशंस, जितना भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या वो सारी की सारी वेवलेंथ आ जाएंगी? Yes. बिल्कुल सही बात, क्योंकि ब्लैक बॉडी जब हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जब बात आती है तो ब्लैक बॉडी का अपना क्राइटेरिया ये होता है कि वो सारी इंसिडेंट हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सिंपल आंसर होगा, जब इमिशन की बारी आएगी तो वो सारे हीट रेडिएशंस को इमिट करेगी। बट जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ब्लैक बॉडी नहीं है बल्कि एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है, वी हैव एन ऑर्डिनरी बॉडी।
तो बताइए कि उसके इमिशंस में क्या हमें सारे वेवलेंथ मिलेंगे? नहीं। नहीं। तो बच्चों जब हम ऑर्डिनरी बॉडी का इस तरीके से प्लॉट बनाएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक दीज, इस तरीके के लाइंस हमको मिल सकते हैं। क्यों लाइन मिलेंगे जरा सोचें। तो लेट मी से दैट कि ये वाली लाइन जो है, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये 500 नैनोमीटर है। ये वाली लाइन जो है ये 600 नैनोमीटर है। ये वाली लाइन 700 नैनोमीटर है। ये वाली लाइन 800 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बॉडी में एक पर्टिकुलर 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 वेवलेंथ ही इमिट होंगी, सारी वेवलेंथ इमिट नहीं होंगी। जैसे अगर मैं पूछूं भाई व्हाट अबाउट 400, तो नहीं इमिट हो पाई क्योंकि उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था। व्हाट अबाउट 550 नैनोमीटर, तो हम बोलेंगे नहीं इमिट हो पाई। क्यों नहीं इमिट हो पाई? तो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था। तो ऑर्डिनरी बॉडी का जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा, जो शेप हमको मिलेगा, जो ग्राफ का प्लॉट हमको मिलेगा, वो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की इतनी एनर्जी ऑर्डिनरी बॉडी इमिट कर रही है, 600 की इतनी इमिट कर रही है, 700 नैनोमीटर इतनी इमिट कर रही है, 800 नैनोमीटर इतनी इमिट कर रही है। तो अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग वेवलेंथ होंगी। ये किसके लिए हो सकता है बच्चों? ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन। इवन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी लाइन ही होगा। उसने कुछ सिलेक्टिव सिलेक्टिव वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब किया, तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको कुछ कुछ लाइंस वहां पे गायब दिखेंगे। गायब, आप बोलेंगे गायब का मतलब क्या है? एब्सेंट। क्यों एब्सेंट हो गई? एब्जॉर्ब क्योंकि नहीं करूँ। सारी पॉसिबल वेवलेंथ में से उसने खाली 400 को खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो 499 तक सब कुछ दिख रहा है, 501 के आगे भी दिख रहा है, 500 उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो लाइन हमको एब्सेंट दिखेगी। इमिशन में क्या होगा? बाकी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर 500 की लाइन दिखेगी, क्योंकि उसने जो एब्जॉर्ब किया था वही वो इमिट कर रहा है। इस बात को जरा गहराई से समझें। यस सर। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन प्रेजेंट्स होंगी, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन एब्सेंट्स होंगी। बात आई समझ में आपके? यस। तो ऑर्डिनरी बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की तरह। बट अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमको ये डिस्कशन पूरा पूरा ब्लैक बॉडी के लिए ही करना है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम ब्लैक बॉडी के लिए लाइन स्पेक्ट्रम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। हम लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल इमेजिन नहीं करेंगे। आप प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है। रादर हमें यह सोचना चाहिए कि ब्लैक बॉडी विल प्रोबेबली एब्जॉर्ब every possible wavelength and while emitting it will emit every possible wavelength। तो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह मिलेगा। बात समझ आई? लाइन नहीं मिलेंगे, ये इस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब अगर मैं 400 से शुरू करके 800 तक जा रहा हूं, तो मेरे पास 401, 2, 3, 500, 600 से 700 ऐसा करते करते 800 तक की हर एक पॉसिबल वेवलेंथ उसने इमिट करी। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जब हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस और लाइन, फर्क समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ्स ही प्रेजेंट होंगे, जबकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सब कुछ। अब मान लेते हैं कि हमने इस स्पेक्ट्रम को जब प्लॉट किया था तो हमने इसे किसी T1 टेम्परेचर पे प्लॉट किया। जैसे हमको तो डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि ब्लैक बॉडी कितना इमिट कर रही है, तो मान ले हमने इसे कोई एक 800, 500, 700 केल्विन के टेम्परेचर पर हमने इसको प्लॉट किया। बट एक नोटिसेबल बात आपने देखी, बड़ी सीरियस बात है। जो स्टार्टिंग की वेवलेंथ इमिट हुई है उनको करस्पॉन्ड करने वाली एनर्जी बहुत कम है, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे इमिशन एनर्जी भी बढ़ती जा रही है ना? यस सर। और बच्चों हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी मिलेगी जिसे हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स,
जिसके लिए इमिशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप इसे कह सकते हो ईमैक्स। और इसी तरीके से अगर हमने वेवलेंथ को और बढ़ाया तो फिर इमिशन एनर्जी ड्रॉप होगी। तो दो बातें यहां पे पता चली कि एक तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, हर एक पॉसिबल वेवलेंथ इमिट होगी, लेकिन हर एक पॉसिबल वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्वल नहीं होगी। समझ आई बेटा बात? यस सर। हो सकता है, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं कुछ कलर्स, तो हो सकता है कि पिंक की कुछ एनर्जी निकले, उससे ज्यादा एनर्जी रेड की निकले, उससे ज्यादा एनर्जी मान लेंगे फॉर एग्जांपल ब्लैक की निकले, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ग्रीन वेवलेंथ की निकली। और फिर मैंने अगर वेवलेंथ को और इंक्रीज किया फॉर एग्जांपल, तो फिर वो एनर्जी ड्रॉप होने लग गई। तो पता ये चला कि ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब तो जरूर करती है, लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन में भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि भाई किसी किसी वेवलेंथ को उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो जब वो इमिट करेगी तो वो इमिट तो सब कुछ करेगी, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशंस हैं कि किसी किसी वेवलेंथ को उसने ज्यादा इमिट किया। बात आई समझ में? बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपके खाने के टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, आपने खाना सब कुछ है, लेकिन कोई एक डिश आप ज्यादा खाते हैं। यस। हाँ, तो ब्लैक बॉडी का बिहेवियर भी वैसे ही होगा, उसने एब्जॉर्ब तो सब कुछ करना है, लेकिन उन एब्जॉर्प्शंस में भी वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को फेवर करेगी, जिसको बहुत ज्यादा तरीके से बहुत फेवरेबली वो एब्जॉर्ब करेगी। और इमिट करने की जब बारी आएगी तो इमिट तो सब कुछ करेगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को बहुत ज्यादा फेवरेबली इमिट करेगी, यानी कि उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। बात आई समझ में? यस यस। और इस एनर्जी को हम ईमैक्स कहते हैं, और उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है उसे हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स। अब यहां एक गलत फहमी होगी, हम सोचने लग जाएंगे कि लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। नो, इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ तो और आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्या हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, या हम उस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जिस पर एनर्जी मैक्सिमम है? इस पर एनर्जी मैक्सिमम है। हाँ, जिस पर एनर्जी मैक्सिमम है उसे हम लैम्बडा मैक्स बोलेंगे, ना कि वेवलेंथ की ज्यादा वैल्यू को। वेवलेंथ तो हम और बढ़ाएंगे। तो ये जो मैंने आपको अभी अभी बातें बताई, इन चीजों को हम इस तरीके के कुछ दो डिफरेंट पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं हर एक बात को बहुत डिटेल में आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे एनर्जी भी बढ़ेगी, और एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर उसके बाद और अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाया तो वो डिक्रीज हो। बात क्लियर हो गई बच्चों? यस सर। आइए बातें हैं इसका अगला पॉइंट समझते हुए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ब्लैक बॉडी का, ठीक है ना, हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान ले पहले हम 700 डिग्री केल्विन पर बात कर रहे थे, 700 केल्विन पर, और अब हम चले जाते हैं 900 केल्विन। तो ऑब्वियस बात है कि एनर्जी का इमिशन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा मतलब थर्मल एनर्जी उसके पास ज्यादा है, ज्यादा थर्मल एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी निकालेगा। करेक्ट हो गई बात? अब बच्चों इसके ग्राफ को आप नोटिस करो, तो बेटा इसका ग्राफ देखो ऐसा आएगा। आपने क्या नोटिस किया? दो बातें आपने इसमें नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, थोड़ा मैं और अच्छा बना दूं इसको, दो बातें बच्चों आपने यहां पे नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात आपने क्या नोटिस की कि जो स्पेक्ट्रम का कर्व हमें मिल रहा है उसका साइज इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई, मतलब डेफिनेटली एनर्जी का रिलेवेंस बढ़ गया होगा, एनर्जी का अमाउंट बढ़ गया होगा, ज्यादा एनर्जी आई होगी, तो फिर इसीलिए पीक ऊपर तक चला गया। दूसरी बात बच्चों आपने क्या नोटिस की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान दिया नहीं दिया? देखो बेटा, जो लैम्बडा मैक्स हमको अब मिल रहा है, अलग पोजीशन
वो पहले के मुकाबले में कम है। हाँ, ठीक है, एनर्जी तो ज्यादा मिली, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे हमको डेफिनेटली ईमैक्स मिलेगा। लेट्स से कि ये वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ये किसी टेम्परेचर T2 पर है। फर्दर मोर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1, नो इश्यूज। लेकिन आपने ध्यान दिया लैम्बडा मैक्स क्या हुआ? कम। कम हो गया, मींस इट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। यस। शिफ्टेड टू द लेफ्ट। जैसे समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि पहले जो वेवलेंथ निकल रही थी वो ऐसी निकल रही थी, 400 फॉर एग्जांपल, 500, कंटिन्यूअसली सब कुछ निकल रही थी, 600, 700 और ऐसा। अब पहले टेम्परेचर पर लैम्बडा मैक्स मुझे मिला था 600 पर फॉर एग्जांपल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मुझे कहां मिलेगा? 700 पर मिलेगा या 500 पर? 500। 500। ये पीछे डिस्प्लेस हो गया, इट इज बीइंग शिफ्टेड टू द लेफ्ट। क्या इसका सीधा सा मतलब हम ये निकाल लें कि जो भी लैम्बडा मैक्स हमको मिलेगा वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा? यस। यस। क्योंकि हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया था, तो लैम्बडा मैक्स हमारा बढ़ा नहीं बल्कि क्या हुआ? कम हुआ। यहाँ पर बच्चों दो बातें नोटिस करने लायक है। अगर हमने उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा किया, हाइयर टेम्परेचर पर हमने उसको रखा, तो नंबर वन तो ये होगा पहले की ही तरह कि वो ऑल पॉसिबल वेवलेंस को इमिट करेगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा जो कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। नंबर टू हमें ये देखने को मिलेगा कि जो स्पेक्ट्रम का पीक है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, जो हमें ये बात को सिखाता है, इस बात को कंफर्म करता है कि पहले के कंपैरेटिवली अब ज्यादा एनर्जी निकल रही है। दूसरी बात जो हमें यहां पर समझनी है वो ये है कि पहले टेम्परेचर पर जो लैम्बडा मैक्स हमें मिल रहा था, हाइयर टेम्परेचर पर हमें उससे कम लैम्बडा मैक्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गई बात? सुनो, इस चीज को हम एक लॉ से डिस्क्राइब करते हैं जो आज आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसे हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स लॉ कहते हैं उसको। ठीक है, वीन्स लॉ। दिस इज व्हाट द थिंग इज, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन में टेम्परेचर यहां पर आना चाहिए, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए। आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि जैसे जैसे हम फॉर ऑल वेवलेंस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेस इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ये बात तो मैंने आपको बता दी है ना। सभी वेवलेंस के हिसाब से देखें तो हम पहले के मुकाबले में हमको ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एनर्जी आप कह लीजिए, ज्यादा इमिसिव पावर आप कह लीजिए, यू कैन यूज ऑल थ्री वर्ड्स, यू कैन से इंटेंसिटी, यू कैन से एनर्जी, यू कैन से इमिसिव पावर, यू कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, सब एक ही है। ठीक, तो हमको ज्यादा मिलेगी। अब इसमें एक और बात हमें समझने लायक है जो ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इमिट हुई है ओवरऑल टोटल इन एवरेज, तो आंसर इसका बड़ा सिंपल है बच्चों। जो भी ग्राफ का कर्व है उसके नीचे का, उसके अंडर का एरिया अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिलेगा टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, या आप ऐसे कर लीजिए कि हमें मिलेगा टोटल एनर्जी इमिटेड। तो एरिया अंडर कर्व जो है ये हमें बताएगा कि हमने ब्लैक बॉडी से टोटल इमिशन कितना लिया। बात आई समझ में आपको? अब जब हम इस बात की तहकीक करते हैं, इस बात का एनालिसिस करते हैं, इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल एनर्जी इमिटेड अगर एरिया अंडर कर्व से निकल रही है तो टेम्परेचर के साथ उसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि देखो टेम्परेचर T1 पे कम एरिया मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, मैं शेड नहीं कर रहा हूं बट मैं इसको दिखा रहा हूं यहाँ पे, आई बात समझ में? यस। और टेम्परेचर T2 के लिए ग्राफ का कर्व ये अपना पिंक वाला है, तो एरिया ज्यादा हो गया। यस। हाँ, ये बात तो सही है कि एरिया जितना होगा उतनी टोटल एनर्जी है, लेकिन ये बात भी तो नोटिफाई हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है कि टेम्परेचर बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है और एरिया बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि फिर इस एनर्जी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? है, गौर से सुने, इसका रिलेशन है कि वॉट एवर द एनर्जी इज इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन एन एवरेज, जो भी इमिट हुआ है,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनली अगले टेम्परेचर जो है उसको फोर्थ पावर, उसका अगला टेम्परेचर उसका फोर्थ पावर, मतलब बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में इंक्रीज होगा, कोई लीनियर नहीं है। और बड़ा दिखाऊं अगर मैं, यकीन माने अगर मैं और बड़ा दिखाने की कोशिश करूं ना तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली यहां बैठेगा ही नहीं ग्राफ में ऐसा, मैं मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये अगला तो ऐसा आ जाएगा और बड़ा आएगा, एक्चुअली ग्राफ की लाइन से भी बाहर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फोर्थ पावर के साथ उसकी रिलेशन आ रही है। देखो मैंने यहाँ लैम्बडा मैक्स और पीछे खिसकाया, एनर्जी को और ज्यादा दिखाया, एरिया अंडर कर्व और ज्यादा बढ़ गया, और ये एरिया अंडर कर्व जो बढ़ेगा ना ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर पर बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो इसको एक करेक्ट प्रोस्पेक्टिव में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखें, ये मैं सीधे यहां पर पॉइंट्स पुट अप कर रहा हूं ताकि जब आप अपने क्लास नोट्स बनाएं तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बात है, एरिया अंडर कर्व, इसका इंटीग्रेशन है, मतलब इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब ये जो बात मैंने यहां लिखी ना, E and T raised to 4 they are directly proportional. Let me just write it once again. इस चीज को हम कहते हैं स्टीफेंस लॉ। ये भी हमें बहुत काम का है, हम अगले क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे सेपरेटली, और अगले क्लासेस में हम ये वीन्स लॉ भी पढ़ेंगे, दोनों लॉ को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इस चीज को कहते हैं स्टीफेंस लॉ। अब बच्चों अगर मैं इसे एक प्रॉपर वे में समझाने की आपको कोशिश करूं, ठीक है ना, सही तरीके से अगर मैं इसकी डायग्राम आपके सामने रखूं तो इट माइट लुक लाइक दिस। देख रहे हैं आप फर्क, देख रहे हैं आप? पहले वाला एरिया देखो, अगला देखो, और अगला एकदम फोर्थ पावर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एरिया इतना बड़ा लेना पड़ेगा हमको जो फोर्थ पावर की प्रोपोर्शनल में आ जाए। क्लियर हो गई बात? अब एक लास्ट चीज, फिर हम इसे कंक्लूड कर देंगे, आखिरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप मुझे बताओ कि यहाँ T1 T2 T3, तो T3 मैंने सबसे ज्यादा लिया, T3 को करस्पॉन्ड करने वाला मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू ये है, T1 को करस्पॉन्ड करने वाली मैक्सिमम वैल्यू ये है, और T1 T2 को करस्पॉन्ड करने वाली मैक्सिमम वैल्यूज ये सारी है। तो क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ेगी? यस। अब ये कैसे बढ़ेगी? तो बच्चों ये बढ़ती है कुछ ऐसे कि जो भी ई मैक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान लगाएं, T⁵5। हरी बात समझ में? यस। T⁵5 मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ यू हैव 1 एंड इफ यू हैव 2, टेम्परेचर डबल कर दिया मैंने, जस्ट इमेजिन करें, तो जो करस्पॉन्डिंग पीक निकलेगा ना ईमैक्स का, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। मतलब पहले के मुकाबले में पीक शूट अप हो जाएगा 32 टाइम्स। यस। कितना बड़ा ऊपर जाएगा, और वो बराबर इस बात को मैच करेगा कि एरिया अंडर कर्व T⁴ के हिसाब से आए। ठीक हो गई बात? ये सुनो, यस इस चीज को हम यहाँ पर ऐसे मेंशन करते हैं। तो ये हैं इसकी कुछ करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज और सब कुछ। अगर हम इसे एक हल्का सा रिवीजन दे दें, एक क्विक रिवीजन, तो मैंने ये सारी बातें आपको अभी अभी बताई कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होती हुई नजर आएगी किसी खास टेम्परेचर पर, और उस वेवलेंथ को लैम्बडा मैक्स बोलेंगे, और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू को ई मैक्स कहा जाएगा। लैम्बडा मैक्स धीरे धीरे करके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन करस्पॉन्ड्स टू, इसे हम वीन्स लॉ कहते हैं। एरिया अंडर कर्व अगर हमने इसका निकाला तो वो T⁴ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे हम स्टीफेंस लॉ कहते हैं। और जो पीक वैल्यू निकलेगी मैक्सिमम एनर्जी की, वो टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के साथ प्रोपोर्शनल होती है, और खास करके वीन्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी,
स्टीफन्स लॉ को पॉइंट आउट करते हुए अगर हम एरिया का कुछ प्रोपोर्शनेट रिलेशन बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पहला वाला ग्राफ है एरिया A1, दूसरा वाला ग्राफ है एरिया A2, तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्केल T1 T2 रेज़ टू 4 आ जाएगा। ये कुछ समरी के पॉइंट्स हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। अब यहां बच्चों में आपसे एक और चीज नोटिस करने के लिए कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। जस्ट नोटिस दिस। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, इस बात को अच्छे से नोटिस करें। खास ये देखें कि यहां पे मैंने वेवलेंथ ली है और यहां मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। जब आप वेवलेंथ देखते हो बच्चों, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर वो वेवलेंथ कहां शिफ्ट हो रही है? लेफ्ट को। लेफ्ट लेफ्ट। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अपना खुद का एक रिलेशन है। जैसे आपको पता होगा कि वेव की स्पीड जो होती है ना, वो हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अब यहाँ वेव की स्पीड तो कांस्टेंट है, ये 3 इंटू 10 पावर 8 से ही चलने वाली है। तो पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी फॉर दैट, फ्रीक्वेंसी न्यू लिखते हैं हम ऐसे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर वेवलेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर उसका रिवर्स होना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो वेवलेंथ का पॉइंट लेफ्ट की तरफ खिसकेगा पीछे, जबकि फ्रीक्वेंसी का पॉइंट राइट की तरफ आगे खिसकेगा। ये ग्राफ की बिल्कुल ऐसे जैसे एक मिरर इमेज क्रिएट हो जाती है। यस। बाकी सब कुछ सेम, एरिया अंडर कर्व, टेम्परेचर रेज़ टू 5, टेम्परेचर रेज़ टू 4, एवरीथिंग सेम, कोई फर्क नहीं ज्यादा। ठीक है ना? यस। ठीक है। अब एक और बच्चों इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम इसकी स्पेक्ट्रल रेंज को चेक करें कि यार इमिशन तो हो रहा है, ठीक है, कितना इमिशन हो रहा है, तो इसकी रेंज बहुत बड़ी है। अल्ट्रावायलेट भी आ जाता है इसमें, विजिबल भी आ जाता है और इंफ्रारेड भी आ जाता है। लेट मी जस्ट पुट अप अ ग्राफ शोइंग दिस। ऐसी रेंज आती है इसकी, देखना ध्यान से, इस तरीके से। तो विजिबल का पोर्शन भी आएगा, कुछ कुछ अल्ट्रावायलेट वेव्स भी आ जाएंगे उसमें, और कुछ कुछ इंफ्रारेड भी आएंगे। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बोले सर इंफ्रारेड एक अलग टाइप की वेव्स है, इसको तुम हीट क्यों बोल रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसेशन, क्योंकि ये वेव्स जब हमारी स्किन को टच होंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे? अ फीलिंग ऑफ, अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, तो हम इसको हीट बोलेंगे। बात आ रही है ना समझ में? यस। बिल्कुल। जैसे देखिए, आप इसको अगर बहुत लॉजिकली समझना चाहते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। माइक्रोवेव ओवन आपने देखा, पकता है खाना अंदर गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट तो डेवलप हो रहा है। यस। माइक्रोवेव्स अपने आप में एक अलग कैटेगरी ऑफ स्पेक्ट्रम है बाकायदा, लेकिन उसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है, याद रखिए। हीटिंग कंडीशंस, थर्मल रेडिएशंस उसमें रहते हैं साथ में। उस फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है, इसलिए हम उसको माइक्रोवेव बोलते हैं। अब एक और बात सुने आप, ये जो पीक है आप देख रहे हो, ये पीक लेफ्ट की तरफ खिसकता जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनना। जब हम किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो पहले पहले हमको वो रेड नजर आता है। आप यकीन माने बाद बाद में वो हमको येलो ग्रीन नजर आने लग जाएगा, और बाद बाद में ना हमको वो ब्लू नजर आएगा। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन कि ब्लू अगर वो हमको दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जब वो रेड दिख रहा है। क्यों? रेड की पीक तो यहां बन रही है। अगर इस ग्राफ को और कैरी किया जाता है और ब्लू पर पीक बनाई जाती है, तो क्या मैक्सिमम वेवलेंथ का ये नेचर ऐसे निकालना पड़ेगा? मुझे देखें जरा ध्यान से, ये नेचर ऐसे निकालना पड़ेगा, ये ब्लू की पीक को रिप्रेजेंट करेगा। यस। और हाइयर पर जाने के लिए, ब्लू पर जाने के लिए क्या टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? यस। हाँ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको रेड नजर आ रहा है और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको थर्मल लेवल पर अगर हम बात करें ब्लू नजर आ रहा है, तो इन दोनों में ज्यादा टेम्परेचर किसका है? ब्लू वाले। ब्लू वाले। इवन ऑरेंज का, रेड के मुकाबले में ऑरेंज का टेम्परेचर ज्यादा है। येलोइश ऑरेंजिश अगर हमको दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा माना जाएगा।
ठीक है ना। हाँ, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी बॉडी यूज करते हैं, उस बॉडी में वो कैपेसिटी है कि नहीं कि वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर सके या उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके, दैट डिपेंड्स। एक जनरल बात अगर हम ब्लैक बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इस तरीके से हमें कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया करना चाहिए या किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ सिंपल से इलस्ट्रेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं, बड़े आसान से इलस्ट्रेशंस हैं, यू कैन जस्ट easily figure out these things, very easily rather I may say, very easily you can figure it out। देखें कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, बताएं, जिसकी पीक ज्यादा होगी, ये वाला, या जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ये वाला। कंफ्यूजिंग है, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस हैं ये। ऐसे सोचेंगे, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ थ्री ब्लैक बॉडीज, थ्री डिफरेंट ब्लैक बॉडीज विल टेक at temperature T1, T2, T3 respectively are as shown. The temperatures are such that, तो आप देखें बेटा, जो T2 है उसकी लैम्बडा मैक्स यहां आती है, जो T3 है उसकी लैम्बडा मैक्स यहां आती है, और जो T1 है उसकी लैम्बडा मैक्स यहां आ रही है। क्या जिसकी लैम्बडा मैक्स जितनी कम आएगी उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा माना जाएगा? Yes. बस, तो आंसर हो गया। क्या आना चाहिए? B. बी आना चाहिए, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 होना चाहिए, उसके बाद T3 होना चाहिए, उसके बाद T2 होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए और एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लूंगा, एट द एंड आई विल टेक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अभी फिलहाल इन चीजों को बस समझते हुए हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, पर्टिकुलरली ग्राफ दिया गया है, जिसमें एरिया अंडर कर्व का जो रेशियो है वो 16:1 है। तो फिर अब ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा। तो लेट्स से कि ये जो अंदर वाला एरिया है ये A1 है, और ये जो बाहर वाला एरिया है पूरा सेकंड ग्राफ का, ये A2 है। अगर हम A2/A1 करते हैं तो ये होना चाहिए 16:1। अब यह गलती ना करें, A1/A2 ना बोले, ये तो दिख रहा है ना कि A1 कम है और A2 ज्यादा है। यस। ठीक है ना, नहीं तो आपने यहाँ पे गलती कर दी, इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, तो पूरा आंसर आपका रिवर्स आ जाएगा। अब इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं। ये तो दिखती बात है कि A1 कम है और A2 ज्यादा है। अच्छा, अब हमसे ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना है। तो देखो बेटा, T1 का वैल्यू हमें बता दिया गया है 2000 केल्विन, और T2 जो कि T है हमें निकालना है। तो बस हम यहाँ पे स्टीफेंस लॉ लगाते हैं। हम लिखेंगे A2/A1 शुड बी इक्वल टू T2/T1 रेज टू कितना, बताओ तो? 4. 4। वेरी गुड। अब A2/A1 तो चला गया 16/1 इज इक्वल टू T2 का मतलब T हमें निकालना है और T1 है 2000, ये रेज टू 4 हो गया। फोर्थ पावर अगर हम हटाते हैं तो मेरा ख्याल है आप इस बात को समझ पाएंगे कि 16 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यस। T/2000। ठीक है ना, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाता है। फोर्थ पावर अगर हम हटाते हैं 1/4 पावर लेते हैं उसकी, तो ये 16 का 2 हो जाएगा। और 1 की कुछ भी पावर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी का कैलकुलेशन बड़े सिंपल तरीके से हमको मिल गया, कितना? 4. 4000 केल्विन। तो ये हो गया आपका आंसर। लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद होपफुली अगली जो क्लास आएगी उसमें हम बिल्कुल इसी बात को कैरी करते हुए स्टीफेंस लॉ का डिटेलिंग करेंगे, और विन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कहते हैं ना, उसका डिटेलिंग करेंगे, और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो 2 और लेक्चर मैं यहाँ पे इसी बात को समझाते हुए लूंगा, एंड देन होपफुली वी विल बी फिनिशिंग विद दिस यूनिट। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक आई डू नॉट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, जस्ट टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रिक्वेंसीज के साथ है ये सब कुछ। यहाँ हाइयर टेम्परेचर पर फ्रिक्वेंसी लेफ्ट को खिसक रही है, यहाँ तो बिल्कुल ही गलत बना दिया, हाइयर टेम्परेचर पर ग्राफ छोटा हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। यहां भी गलत बनाया है, हाइयर टेम्परेचर पर ग्राफ का एरिया छोटा हो रहा है, जबकि हाइयर टेम्परेचर पर ग्राफ का एरिया तो बढ़ना चाहिए।
है ना। Yes. फ्रीक्वेंसी के साथ अगर उसका ग्राफ है तो फ्रीक्वेंसी का पीक कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट या राइट? Right. राइट। तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, ए बी सी डी, क्या होगा? डी D. होगा। सी, आप ना खाली ग्राफ का शेप देख रहे हो, ये भी तो देखो कि टेम्परेचर्स कैसे हैं। D. 1500 केल्विन हाइयर टेम्परेचर है तो उसका एरिया कम थोड़ी आएगा, वो तो ऊपर होना चाहिए। क्या कहते हो? डी आई यस, इट विल बी ऑप्शन डी। सही हो गया, मैंने बता दिया, वो जो लड़के ने गलत आंसर बताया था सही हो गया, समझ आ गई बात? डी, अच्छा तुमने डी बोला था। अच्छा डी बोले थे, मैं शायद सी सुना। ठीक है, मे बी कुछ नेटवर्क इशू होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अब हमारे थियोरी पेपर में भी ये बहुत बार पूछा गया है और एमसीक्यूज तो आते ही रहते हैं इसके। अब इस स्पेक्ट्रम को सीखते वक्त हमने दो अलग अलग लॉज पर इंट्रोडक्टरी बात की। एक है वीन्स लॉ, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है स्टीफन्स लॉ। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इन दोनों लॉज पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एज जैसे मैं बताया होपफुली हमको 2 और लेक्चर लेने पड़ेंगे एंड देन वी विल एंड विद दिस। ओके, रुक जाए फिर। Yes, sir.